हेलो एंड वेलकम टू अदित हिमांडी क्लासेस। आज हम क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज़ के की वर्ड ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास 12th के हम करने जा रहे हैं। और इसमें हम इम्पॉर्टेंट वर्ड जो है जो कि ज़रूरी है कंसेप्ट को समझने के लिए, वो सारे हम करने जा रहे हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट चैप्टर वाइज करेंगे हम। फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें सबसे पहले मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कि हम वर्किंग टुगेदर थ्रू अदर टू इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हम काम करते हैं दूसरों के साथ मिल के, और ऐसे काम करते हैं जिससे कि कोई भी काम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हो सके। सो मैनेजमेंट मतलब मैनेजिंग थिंग इन सच ए वे दैट थिंग्स आर डन इन ए एफिशिएंट मैनर, थिंग्स आर डन इन ए इफेक्टिव मैनर, सो दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। उसका नेक्स्ट है इसके अंदर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है कि अगर हम बिना कोई वेस्टेज के कोई काम करते हैं तो हम उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी मतलब कि हम कोई काम बिना वेस्टेज के करते हैं। देखो, डूइंग टास्क करेक्टली एंड विद इन मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, ये नहीं कि अगर मान लो आपको कोई चीज़ 500 में बनाना है तो आप उसको 1000 में बना रहे हो, तो दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब विद इन द स्टिपुलेटेड मनी दैट इज गिवन टू यू, अगर आप उसके अंदर कर रहे हो तो उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस मतलब जहाँ पे टी आता है वो टाइम पीरियड, विद इन द गिवन टाइम पीरियड में अगर आप काम को खत्म करते हो, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव मतलब 3 ऑब्जेक्टिव होता है। एक तो प्रॉफिट अर्न करना, दूसरा प्रॉफिट अर्न का सर्वाइवल हो गया, अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना, सर्वाइवल एंड देन ग्रोथ। ठीक है, ये 3 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव। क्या होता है? क्रिएशन ऑफ बेनिफिट टू सोसाइटी। आप अपने बिजनेस को ऐसे रन करो जिससे सोसाइटी को फायदा हो, सोशल ऑब्लिगेशन पूरा करो, प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटी, स्कूल्स वगैरह ये सब चलाओ, तो उसको बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब होता है कॉम्पिटिटिव सैलरीज एंड पर्क, आपको अपना अच्छा सैलरी मिले, पर्क मिले। सोशल नीड्स सच एज अपना पीर मतलब फ्रेंड रिकॉग्निशन मिले, पर्सनल ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, दैट इज कॉल्ड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट एज ए साइंस। ठीक है, मैनेजमेंट एज साइंस मतलब यहाँ पे क्या होगा कि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड दूसरा यूनिवर्सली वैलिड। तो मैनेजमेंट जो होता है वो साइंस है, क्योंकि ये एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसके अंदर इतना ही नहीं बल्कि जो भी हमने प्रिंसिपल डेवलप कर रखा है वो प्रिंसिपल जो है वो आपका एक्सपेरिमेंट के बेस पे डेवलप किया हुआ है। और तीसरा है जो इसकी है कि आपका मैनेजमेंट दूसरी यूनिवर्सली वैलिड है, सब जगह वैलिड होता है ये। ठीक है, मैनेजमेंट एज आर्ट मतलब क्या होता है कि इसमें थियोरेटिकल नॉलेज है, जो कि नॉलेज हम बुक से एक्वायर करते हैं, मैगजीन से, पर्सनलाइज एप्लीकेशन जो भी हम सीखते हैं बुक के थ्रू उसको अपने हिसाब से अप्लाई करते हैं, अपने नॉलेज के बेसिस पे अप्लाई करते हैं, और बेस्ड अपॉन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जितना हम प्रैक्टिस करें जितना उतना ज़्यादा हम एक्सपर्ट हो सकते हैं उसमें। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, इसमें मतलब क्या होता है कि यहाँ भी वेल डिफाइंड नॉलेज है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। यहाँ पे मान लो कि कोई आदमी जब तक लॉ नहीं करता है ही कैन नॉट बिकम ए लॉयर, जब तक सीए नहीं करता है, आई मीन चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स नहीं करता है वो नहीं बन सकता है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, आपको जैसे कि एक लॉयर बनने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आपको एनरोल कराना पड़ेगा। एथिकल कुछ कोड होते हैं जो कि मानना होता है, सर्विस मोटिव जो होता है ये भी। अब हम यहाँ देखते हैं 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, और उसमें कौन कौन से आती है जरूरी है। चेयरमैन हो गया, सीईओ हो गया, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो गया, ये सारे किसके अंदर आते हैं? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो गया, टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। ठीक है, ये इनके बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जैसे कि एक्टिविटी ऑफ ये कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट के, रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट, फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन है, हमें पता हो तभी हम पहचान पाएंगे कि ये टॉप लेवल है या मिडिल लेवल है। मिडिल लेवल में क्या होता है कि डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, और इनका जो फंक्शन होता है इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज ए नेसेसरी पर्सनल, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट में जितना जरूरत है लोगों को उतना हो, असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनल्स ऑफ रेस्पेक्टिव, अपने डिपार्टमेंट के लोगों को जिम्मेदारी दें या ड्यूटी प्रोवाइड करें। और तीसरा है सुपरवाइजरी लेवल पे, ये सुपरवाइजर होते हैं या सुपरिटेंडेंट होते हैं, फोरमैन होते हैं, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट हेड, ये सारे होते हैं इसके अंदर। और ये लोग जो देखते हैं कि क्वालिटी आउटपुट हो, किसी मतलब जो फाइनल काम यहीं पे होता है, मटेरियल वेस्टेज ना हो, सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन हो, ये सारी चीज़ें लोग देखते हैं, और इनको इंस्ट्रक्शन मिलता है मिडिल लेवल से। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा चैप्टर, प्रिंसिपल मैनेजमेंट। क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसका क्या मीनिंग होता है? प्रिंसिपल मतलब जनरल गाइडलाइन जो कि हमें फॉलो करना चाहिए, और ये प्रिंसिपल
वैसे नहीं बनाया गया है, बल्कि लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनाया गया है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू बनाया गया है। तो ये हम जनरली इसको मान के चलते हैं कि अप्लाई करने से सही होगा। डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन, मान लो हम काम को डिवाइड करते हैं और एक ही काम बार बार करते करते हम उस फील्ड में स्पेशलाइज हो जाते हैं। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है कि सारे पावर जो होता है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर। अगर मान लो कि सारे पावर जो है एक मैनेजर के हाथ में है, और इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, एक ही जगह से कंट्रोल हो रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि पावर को बांट देना लोअर लेवल पे, ठीक है, डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, तो दैट इक्वल डिसेंट्रलाइजेशन। जिससे यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेके पंचायतों को दे दिया गया है। डिसिप्लिन मतलब होता है ओबीडियंस टू सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। उसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड मतलब होता है रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम एनी वन सीनियर एट ए टाइम। एक ही, अगर मान लो बहुत लोगों से ऑर्डर लेते हैं तो हम कंफ्यूज हैं क्या करें क्या नहीं करें। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब क्या होता है कि वन हेड वन प्लान होना चाहिए, इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ, एंड वन यूनिट एंड वन प्लान, ठीक है, एक यूनिट का एक प्लान, और इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, और सबको एक ही तरफ मूव करे। ऑर्डर मतलब होता है कि सब कुछ प्रॉपर ऑर्डर में हो, दैट इक्वल ऑर्डर, ठीक है। एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स राइट प्लेस, चाहे तो लोग हो, राइट पर्सन शुड बी इन राइट प्लेस, जो हम मशीनरी वगैरह इक्विपमेंट वगैरह शुड बी देयर इन द राइट प्लेस। गैंग प्लैंक मतलब होता है एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। एक्चुअली क्या होता है कि स्केलर चेन में हम यहाँ से अगर ये एक डिविजनल मैनेजर है, फाइनेंस है मान लो, और ये प्रोडक्शन है, इनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना है तो कर सकते हैं, इसको हम गैंग प्लैंक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इनिशिएटिव मतलब टेकिंग फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन, खुद से मोटिवेट होकर आप पहला स्टेप उसको उठाते हो तो इनिशिएटिव बोलते हैं। स्पिरिट डी कॉप जो होता है वो टीम स्पिरिट होता है, ठीक है, आई के जगह पे वी फॉलो करना है। स्केलर चेन मतलब चेन ऑफ कमांड, ठीक है, स्केलर चेन मतलब चेन ऑफ कमांड, ये जो है यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे चेन ऑफ कमांड है। उसके बाद नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अगर मान लो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एक तो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट होता है और एक अपना इंटरेस्ट होता है। हर एक, जैसे मान लो एक एम्प्लॉय है, उसका ये मन कर रहा है कि हम घर जाएं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, ये उसका पर्सनल इंटरेस्ट है। और दूसरा इंटरेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को ज़्यादा डिमांड है तो आपको अपना पर्सनल इंटरेस्ट को साइड रखना पड़ेगा और उसको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। रेन्यूमरेशन ऑफ एम्प्लॉय मतलब होता है कि जो एम्प्लॉय होता है उनका सैलरी, फेयर सैलरी मिलना चाहिए, ठीक है। इक्विटी मतलब होता है सबको बराबर जस्टिस मिले, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, किसी को ज़्यादा किसी को कम ना मिले, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन मतलब होता है कि एम्प्लॉय का टर्नओवर कम से कम हो, यानी कि एम्प्लॉय छोड़ के ना चले जाए, तो इसको बोलते हैं अगर वो हमें जिनको हम जॉब पे रखते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, उसका फ़ायदा हम उठा सकें। साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, यहाँ पे साइंस मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ मेथड ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी टेलर का है, और ट्रायल एंड एरर मेथड को हटा के रिप्लेसिंग हिट एंड मिस मैनेज। मान लो कि हम इससे ट्राई करके देखते हैं, इससे सही होगा, फिर नहीं हुआ तो दूसरे, ऐसा नहीं, हम कोई भी चीज़ को साइंटिफिक वे में करेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड, जो मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में एक हारमनी बना रहता है, दोनों एक दूसरे की जरूरत समझते हैं और एक दूसरे के लिए काम करते हैं, ये होना चाहिए, ना कि झगड़ा होना चाहिए, ठीक है। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, सो एक्सटेंशन ऑफ हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड। देखो कॉम्पिटिशन शुड बी रिप्लेस बाई कोऑपरेशन, हमें कॉम्पिटिशन नहीं करना है, हमें कोऑपरेट करना है एक दूसरे को, और कोऑपरेट करके ही हमें अपने गोल को अचीव करना है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड पर्सपेक्टिव। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, और उनको ट्रेनिंग देना, उनको अपॉर्चुनिटी देना, उनको इन्वॉल्व करना, और इससे क्या होता है कि उनका भी ग्रोथ होता है, वो भी बाद में जाके एक्सपीरियंस हो जाता है, ज़्यादा काम करते हैं, और इस तरह से सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ नहीं बल्कि जो वर्कर्स उसमें काम करते हैं उनका भी ग्रोथ हो। फंक्शनल फोरमैनशिप मतलब क्या होता है, ये टेलर का प्रिंसिपल है, इसमें हम सिर्फ प्लानिंग और एग्जीक्यूशन काम को अलग अलग कर देते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि एक इंडिविजुअल इतने सारे 8 फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है, तो इसलिए इसको बांट देना जरूरी है। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब होता है कि हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड डेवलप करना, फिक्स टाइप डेवलप करना, और इसके बेसिस पे काम करना, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन, मतलब होता है कि जो अननेसेसरी वेराइटी साइज डायमेंशन को ख़त्म करो और चीज़ों को सिंपल रखो। मेथड स्टडी मतलब है बेस्ट वे ऑफ डूइंग समथिंग, बहुत सारे तरीके होते हैं और बेस्ट तरीका से करने, बेस्ट तरीका जो होता है उसको ढूंढना। मोशन स्टडी में अननेसेसरी मूवमेंट को ख़त्म करो। टाइम स्टडी मतलब होता है स्टैंडर्ड टाइम शुड बी टेकन, टाइम मेजरिंग डिवाइस रखो और उसके हिसाब से काम करो।
फैटिग मतलब होता है कि हम काम करते थक जाते हैं तो हमें ब्रेक मिलना चाहिए हमें, और वो ब्रेक कितने इंटरवल पे मिले और कितने देर तक का मिले वो उसको ध्यान रखने को फैटिग स्टडी बोलते हैं। डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम मतलब होता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट। अगर मान लो कि जितना आपको टाइम दिया हुआ काम करने का और उतना जितना बनाना है उतना अगर टाइम पे उस एलोकेटेड टाइम पीरियड बना रहे हो तो एफिशिएंट हो, नहीं बना रहे हो तो इनएफिशिएंट हो। तो इस तरह से डिफरेंशियल और उसके हिसाब से वेज को फिक्स करना चाहिए। मेंटल रेवोल्यूशन मतलब चेंज इन एटीट्यूड। यहाँ पे वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों का एटीट्यूड जो है वो चेंज होना चाहिए, और दोनों को ये लगना चाहिए कि नहीं हम एक दूसरे की ज़रूरत है हमें, और हम दोनों मिल के काम करेंगे तभी हम दोनों का भलाई हो सकता है। तो इस तरह से हमारा इस जो सेकेंड चैप्टर का जो है वो डिफ़िकल्ट वर्ड जो है या जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या हैं। सबसे पहला है बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस बट दे मे अफेक्ट द परफॉर्मेंस। वो सारे चीज जो बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस एंटरप्राइज के कंट्रोल के बाहर है, जैसे मान लो गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया, या हो सकता है अप्स एंड डाउन्स इन द मार्केट हो गया, ये सारे बिजनेस एंटरप्राइज के कंट्रोल में डायरेक्ट नहीं है फिर भी ये अफेक्ट करता है, तो इसको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक फोर्सेस। तो फोर्सेस अफेक्टिंग इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, जैसे मान लो गवर्नमेंट कॉटन इंडस्ट्री पे टैक्स लगा रहा है तो कॉटन इंडस्ट्री ही इफेक्ट करेगा, उसको हम स्पेसिफिक फोर्स बोलते हैं। लेकिन जनरल फोर्सेस मतलब क्या होता है कि अगर मान लो गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देता है नॉर्मली सब चीज़ों पे, तो इट विल अफेक्ट द एंटायर बिजनेस इटसेल्फ, तो वो जनरल फोर्सेस हो गया। डायनामिक मतलब जो बदलते रहता है। ठीक है, डायनामिक मतलब वो चीज़ जो कि बदलते रहता है। नेक्स्ट है हमारा interrelatedness. So different elements और part of business environment are closely interrelated. So अलग अलग पार्ट जो भी होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है अनसर्टेन, मतलब जिसका डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, हम उसको भविष्यवाणी नहीं कर सकते क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे चीज को हम अनसर्टेन बोलते हैं। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज या पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड और चेंजेस, वो कोई भी चेंजेस जो कि बिजनेस को पॉजिटिव इफेक्ट ला सकता है उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब क्या होता है, अर्ली इंडिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर मान लो आप पहले कोई भी थ्रेट को पहचान लोगे तो आप उसके लिए पहले ही स्टेप उठा सकते हो उससे बचने के लिए, या अगर आपको लगता है कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी आने वाला है तो उसके उसके लिए आप पहले से स्टेप उठा सकते हो, उसको बोलते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। थ्रेट मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो कि आपके परफॉर्मेंस को हिंडर कर सकता है या रोक सकता है, उसको बोलते हैं थ्रेट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मैंने बताया अभी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया इसके अंदर, मान लो गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देता है घटा देता है, इन्फ्लेशन हो गया, चेंज इन द डिस्पोजेबल इनकम, लोगों का इनकम कम हो जाना, स्टॉक मार्केट में अप्स या डाउन होना, ये हो गया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो कि आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सोशल एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है कि वो एनवायरनमेंट कस्टम एंड ट्रेडिशन हो गया, सोशल ट्रेंड हो गया, सोसाइटी एक्सपेक्टेशन हो गया, ये सारी चीज जो होता है वो सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है, फोर्सेस रिलेटिंग टू स्पेसिफिक साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट, जैसे कि मान लो कोई टेक्नोलॉजी बदल बढ़ जाता है या घट जाता है, जिससे कि बिजनेस अपग्रेड हो जाता है टेक्नोलॉजी या डिग्रेड हो जाता है, उसमें आपको आपके बिजनेस ऑपरेटिंग में कुछ फर्क पड़ता है, तो दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल। पॉलिटिकल मतलब कंडीशन जनरल स्टेबिलिटी ऑफ पीस, अगर मान लो कंट्री स्टेबल है, कोई भी वार वगैरह नहीं हो रहा है, पीस है कंट्री में, या स्पेसिफिक एटीट्यूड दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होल्ड टुगेदर टुवर्ड्स बिजनेस। जैसे मान लो कि आप गवर्नमेंट जो है अपने बिजनेस को आउटवर्ड लुकिंग बना रहा है, दूसरे कंट्री से अच्छा रिलेशनशिप रख रहा है, स्पेशली इन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, तो दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ठीक है। लीगल एनवायरनमेंट मतलब सारे लॉज वगैरह हो गए, जितने भी एक्ट होते हैं, जजमेंट ऑफ कोर्ट होता है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज का कोई भी ऑर्डर इशू किया हुआ है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर हो गया, ये सारा चीज आपका लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। और डीमोनेटाइजेशन मतलब सीजिंग टू बी ए लीगल टेंडर, मान लो कोई भी ऐसा करेंसी, जैसे आपको पता है कि अभी कुछ सालों पहले गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइज किया था, उसमें क्या होता है कि 2000 का नोट जो हो गया या 1000 रुपीज का नोट्स हो गया, इसको डीमोनेटाइज मतलब होता है अब ये लीगल टेंडर नहीं रहेगा,
अब इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं बाइंग एंड सेलिंग में कोई भी चीज़, तो अगर यूज़ करते हैं तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज इलीगल, तो उसको बोलते हैं डिमोनेटाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है प्लानिंग के अंदर। प्लानिंग मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, इसको प्लानिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग, इट सीक टू ब्रिज द गैप बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अभी कहाँ पे है और हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, उसका उस गैप को जो हम फिल करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ये भी प्लानिंग का अंदर है। डेवलपिंग अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव, और एक तो होता है कि आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं आपको कहाँ अचीव करना है, और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी आप कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हो, दैट आल्सो कम्स अंडर प्लानिंग ओनली। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, ये एक है, क्योंकि प्लानिंग में हमें पता है कि ये गोल अचीव करना है हमें, ठीक है, तो हम उस तरफ मूव करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन। गोल और ऑब्जेक्टिव आर क्लियरली स्टेटेड सो दैट दे एक्ट एज ए गाइड फॉर डिसाइडिंग व्हाट एक्शन शुड बी टेकन एंड व्हाट इन विच डायरेक्शन। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। जब हम कोई चीज़ प्लान करते हैं तो रिस्क का चांसेस कम हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि रिस्क नहीं हो सकता है। प्लान करने से कभी ऐसा नहीं कि हमेशा प्लान जो होता है सक्सेसफुल होता है, लेकिन हाँ ये होता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी, आमतौर पे प्लान हम करते हैं तो फिर ओवरलैपिंग यानी कि एक ही काम दो जने करना नहीं शुरू कर देते हैं, अलग अलग सबको पता है क्या करना है, प्लान हम ऑलरेडी कर रखे हैं, सो देयर विल बी ओवरलैपिंग कम होगा, और दूसरी बात है कि रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्लानिंग प्रमोट इनोवेशन आइडिया, सो न्यू आइडिया कैन टेक शेप ऑफ कॉन्क्रीट प्लान, तो इस तरह से हम नए नए आइडिया भी ला सकते हैं प्लानिंग के थ्रू। ये सारे फंक्शन है प्लानिंग का। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, सो प्लानिंग क्या होता है कि हम डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, और इस तरह से प्लानिंग जो होता है एक डिसीजन मेकिंग होता है फ्यूचर के लिए कि मैनेजर को करना क्या है। हेल्प मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक चॉइसेस फ्रॉम एमंग वेरियस ऑल्टरनेट कोर्सेज, जो भी आपके सामने कोर्सेज होते हैं उनमें से कोई बेस्ट सोर्स को चुनना, और ये भी प्लानिंग का अंदर है। प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है क्योंकि इसके बाद ही बाकी सारी चीज शुरू होता है। प्लानिंग इज परवेसिव, ये जो है प्लानिंग हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होता है और हर डिपार्टमेंट में हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, इसलिए इसको परवेसिव बोलते हैं। कंटिन्यूस होता है, प्लानिंग कभी खत्म नहीं होता है, एक प्लान पूरा होने से दूसरा प्लान शुरू हो जाता है। प्लानिंग ये फ्यूचरिस्टिक, हमेशा फ्यूचर के बारे में प्लान बनाते हैं हम, ठीक है, इसलिए इसको फ्यूचरिस्टिक बोलते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, सो मैंने बताया अभी कि प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं हमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, ये सारी चीज डिसाइड करते हैं, इसलिए डिसीजन मेकिंग होता है। मेंटल एक्सरसाइज होता है ये, क्योंकि मेंटल एक्सरसाइज क्योंकि प्लानिंग जो होता है वो हम माइंड एप्लीकेशन ऑफ द माइंड इन्वॉल्विंग फोरसाइट, अब फ्यूचर में सोचते हो क्या होगा कैसे होगा, जजमेंट देते हो उसके अंदर, आप इमेजिन करते हो, अपना इंटेलिजेंस यूज करते हो, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग लीड टू रिजिडिटी, अगर आप कोई चीज प्लान कर रहे हो कि हमें ऐसे ही करना है तो आप उससे डिविएट नहीं होगे, और इस तरह से वो रिजिडी फिक्स हो जाता है, उसी तरह से करना होता है। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, अगर मान लो आपका एनवायरनमेंट बदलते रहता है तो उस सिचुएशन में आपने जो प्लान किया वो शायद वो अचीव ना कर पाओ, और इस तरह से हम बोलते हैं प्लानिंग जो होता है वो एक तरह से डायनेमिक डायनेमिक मतलब जो एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है उसमें काम नहीं करता है। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग, ऑफ कोर्स प्लान के लिए हमें टाइम लगता है, हमें एक्सपर्ट हायर करना पड़ता है, हमें बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है, एंड देन वी मेक प्लानिंग, सो इट इज टाइम कंज्यूमिंग। डज नॉट गारंटी सक्सेस, देखो प्लानिंग इसका मतलब ये नहीं कि आपने प्लान कर लिया तो सक्सेसफुल हो ही जाएगा, हो सकता है बहुत सारे ऐसे रुकावटें आ जाए आपको प्लान को अचीव करने में, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, तो उस सिचुएशन में प्लानिंग जो होता है वो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा सक्सेस ही दे। डेवलप प्रीमाइसेस मतलब क्या होता है कि आपको कुछ एजम्पशंस लेके चलना पड़ता है फ्यूचर में कि ये सारे चीज पूरा हो तो सो देन ओनली हमारा प्लान जो है वो सक्सेसफुल होगा। एजम्पशन मतलब मान लो कि देयर शुड नॉट बी अप्स एंड डाउन्स इन द इकोनॉमी इन फ्यूचर, देन ओनली वट एवर यू प्लान दैट विल कंटिन्यू, तो इस तरह से कुछ एजम्पशन को मान के चलते हैं हम। प्लानिंग में ऑल्टरनेट कोर्सेज देखते हैं, मान लो कि आपके सामने कोई भी चीज़ करने का 3 तरीके हैं, उसमें से कौन सा बेस्ट तरीका है वो ढूंढना, उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट कोर्स। सो बहुत सारे तरीके होते हैं, उस मेथड्स में हमको इवेलुएट करना होता है कौन सा अच्छा है, और उसके बाद उसमें से जो अच्छा है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। आइडेंटिफाई करने के बाद हम उस ऑल्टरनेट को सेलेक्ट करते हैं जो कि बेस्ट हो, जिसमें कि कम से कम नेगेटिव पॉइंट हो और ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट हो, और फिर हम उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, फॉलो अप एक्शन मतलब हम देखते हैं इम्प्लीमेंट करने के बाद कि क्या वो जो प्लान के उसको हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है।
सो इसको बोलते हैं फॉलो ऑफ एक्शन। नेक्स्ट सिंगल यूज प्लान, मतलब हम कोई भी एक प्रोजेक्ट के लिए एक प्लान बनाते हैं और प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद वो प्लान खत्म हो जाता है। स्टैंडिंग प्लान जो होता है वो हमेशा परमानेंट प्लान होता है, प्लान दैट यूज फॉर एक्टिविटी दैट अकर रेगुलरली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मान लो बार बार कोई कोई भी चीज़ को हम कोई भी एक्टिविटी जो बार बार होते रहता है उसके लिए प्लान बनाते हैं तो उसको बोलते हैं स्टैंडिंग प्लान, या जो ऑलमोस्ट परमानेंट रहता है। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है एक तरह से आपका फ्यूचर पोजीशन दैट मैनेजमेंट वुड लाइक टू रीच। जो ऑब्जेक्टिव भी एक प्लान है, लेकिन ये आपका शॉर्ट टर्म प्लान होता है, शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। स्ट्रैटेजी जो होता है हम हमेशा हम अपने कॉम्पिटिटर को देख के बनाते हैं कि अगर मान लो कोई दूसरा हमारे कॉम्पिटिटर जो है मार्केट में वो क्या कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हैं जो हम बनाते हैं कोई भी ऐसा प्लान, तो उसको स्ट्रैटेजी बोलते हैं। पॉलिसी जो होता है कि जनरल स्टेटमेंट होता है जो कि गाइड करता है टुवर्ड्स पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ। पॉलिसी पॉलिसी मतलब जैसे कि अगर मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी है कि हम 50% सीट जो है वुमेन के लिए रिजर्व करेंगे, तो वो उसका एक जनरल गाइड थिंकिंग है, ठीक है। दैट गाइड थिंकिंग और चैनलाइज एनर्जीज टुवर्ड द गोल। प्रोसीजर मतलब क्या होता है कि वो स्टेप सारे हम जो बनाते हैं गोल को अचीव करने के लिए। मेथड जो होता है ये हमें बहुत सारे मेथड होते हैं कोई भी चीज़ करने के लिए, तो बेस्ट मेथड जो चूज करना जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव को पहुंच सको। रूल्स क्या होता है? रूल्स मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो व्हाट टू बी डन एंड व्हाट नॉट टू बी डन, जैसे नो स्मोकिंग इन द प्रीमाइसेस, तो ये हो गया आपका रूल हो गया, ठीक है। प्रोग्राम जो होता है इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, जैसे प्रोसीजर भी आता है इसके अंदर, रूल भी आता है, टास्क भी आ जाता है, और पॉलिसी भी, ऑब्जेक्टिव भी, ये सब कुछ आ जाता है, उसको प्रोग्राम बोलते हैं। बजट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो कि पैसे को कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ऑर्गेनाइजिंग, चैप्टर 5। इसमें हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस दैट इंडिकेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान बाय क्लैरिफाइंग जॉब असाइन करना, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। स्ट्रक्चर डेवलप करना, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप करना, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। कोऑर्डिनेट ह्यूमन एफर्ट, असेंबल रिसोर्सेज, इसको बोलते हैं। तो ये सारे मीनिंग है प्लानिंग के। नेक्स्ट है फंक्शनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे कहता है ग्रुपिंग ऑफ जॉब इन सिमिलर नेचर। यहाँ पे ऑल डिपार्टमेंट रिपोर्ट टू कोऑर्डिनेटिंग हेड। यहाँ पे क्या होता है कि मान लो एक बहुत सारे डिपार्टमेंट है, ठीक है, और हमने काम के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे, सिमिलर जॉब के बेसिस पे बहुत सारे डिपार्टमेंट क्रिएट कर रखे हैं। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो गया, हो सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो। तो ये सारे डिपार्टमेंट के बेसिस पे जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हम सेटअप करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट है डिविजनल स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं कि अगर मान लो कोई भी एक एंटरप्राइज है जो कि दो गारमेंट भी बना रहा है और दूसरा फुटवेयर भी बना रहा है, तो इसके लिए अलग से हम डिवीजन क्रिएट कर दिए, इसको अलग से डिवीजन क्रिएट कर दिए, इसको बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जहाँ पे कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है और उस रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पे हम अपने टास्क को अचीव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फॉर्मल हो गया। इसमें हम प्लान के थ्रू ये करते हैं। इसमें जॉब रिलेशनशिप जो होता है वो स्पेसिफाई होता है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा, और ये इट इज डेलिबरेटली डिजाइन बाय द टॉप मैनेजमेंट। तो ये टॉप मैनेजमेंट एक एक स्ट्रक्चर डेवलप कर रखा है, उसके हिसाब से कोई काम होता है, देन दैट इज कॉल्ड। और काम जो होता है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पे होता है, और उसको पता होता है किसका क्या काम है और किससे ऑर्डर लेना है, किसको रिपोर्ट करना है। सो दैट इज कॉल्ड फॉर्मल। इनफॉर्मल जो होता है इंट्रैक्शन अमंग द पीपल एट वर्क। जब मान लो कोई भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, लोग किस तरह से इंटरैक्ट होते हैं। अगर मान लो कि सोशल रिलेशनशिप है अमंग द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय एक दूसरे में बात कर रहे हैं, एक दूसरे से अपना प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम इनफॉर्मल बोलते हैं। और ये आमतौर पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, जैसे मान लो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे अगर मान लो लोग एम्प्लॉय जो आपस में बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो देन दैट बिकम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन जो होता है वो ऐसा नहीं कि स्ट्रिक्ट रूल्स के हिसाब से फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है डेलीगेशन, मतलब हम जब अपने अथॉरिटी को अपने सुपीरियर सबऑर्डिनेट को जब एक सुपीरियर अपने अथॉरिटी को सबऑर्डिनेट को दे देता है, देन जैसे मान लो कि एक बॉस है जो कि जिसके पास बहुत सारा काम है, तो उसने कुछ काम अपने सबऑर्डिनेट को दे दिया कि तुम भी करो, तो इसको बोलते हैं डेलीगेशन, ठीक है। इट हेल्प मैनेजर टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशन, और इस तरह से वो अपने काम को दूसरे से करवा सकता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है कि ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट, जब जो हम जिसको हमने काम दिया है उसका जिम्मेदारी है वो काम करना, दैट इज कॉल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। और अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है कि आंसरेबल टू द फाइनल आउटकम। मान लो मैंने इसको काम दिया था, ये सुपीरियर है, ये सबऑर्डिनेट है, मान लो सुपीरियर सबऑर्डिनेट को कुछ काम दिया था, अगर वो
कर रहा है नहीं कर रहा है, इसे जवाब देना होगा। सो ये जवाब देने को ही अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड एंड फ्लो अपवर्ड, ये हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ नहीं जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है कि जब हम रेस्पॉन्सिबिलिटी, देखो डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डिवाइडेड अमंग द हायरार्किकल लेवल, जैसे मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और पंचायत है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने पावर को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, डिसीजन मेकिंग पावर को अगर पंचायत को दे दिया कि वो अपना जो जो टास्क उनको असाइन किया गया वो अपना डिसीजन लेंगे, और जब ऑन ए लार्ज बेसिस होता है तो दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि सेंट्रलाइजेशन मतलब सारे पावर अगर एक ही सेंटर में कंसंट्रेट हो, सारा पावर जो होता है हायर अथॉरिटी, हायर मैनेजमेंट ही कंट्रोल कर रहा है, डिसाइड कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है, देन दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो सकता है कि एक बॉस जो है सिर्फ 2 लोगों को ही कंट्रोल करता हो, या एक बॉस जो होता है जब ज़्यादा लोगों को कंट्रोल करता है, ठीक है। या इसके इसके अंडर में 2 आ जाते हैं, फिर इसके अंदर 2 आ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो नैरो है। अगर मान लो एक बॉस बहुत सारे लोग कंट्रोल कर रहा है, देन हम बोल सकते हैं कि स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो स्प्रेड है, बट ठीक है, ब्रॉड बेस है इसका। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ये हमने ऊपर बताया आपको। नेक्स्ट है अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट, अपने नीचे वालों को ऑर्डर दे सके, उसको अथॉरिटी बोलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन क्या होता है, इससे हम मैनेजमेंट इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि एक जने के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं होता है, वो अपना काम जो है नीचे वालों को दे सकता है, उससे इसलिए मैनेजमेंट अच्छी तरह से होता है। एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट, जब हम जिसको काम देते हैं वो काम करता है तो उसका वो भी काम सीखता है और इस तरह से उसका भी डेवलपमेंट होता है। फैसिलिटेट ग्रोथ, तो अगर हम अपना काम को नीचे वालों को दे के हम ज़्यादा काम करवा सकते हैं तो उससे ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट भी होता है, ग्रोथ भी होता है। डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है कि हम अपने काम, जैसे मान लो एक कंपनी है, उसको 2 प्रोडक्ट बनाता है। जैसे कि एक कंपनी है, उसने क्या किया है कि सिमिलर वर्क को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया, ठीक है, एक ही तरह का काम को, और 4 डिपार्टमेंट क्रिएट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो गया, तो इस तरह से इसको डिपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब क्या होता है कि जो मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग द एंड कीपिंग फिल द पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मान लो कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो जैसे हेड हो गया, उसके बाद डिविजनल हेड हो गया, वर्कर हो गया, इनको इनको चुनना, इनको रिक्रूट करना, इनको फिल करना, इसको बोलते हैं स्टाफिंग, ठीक है। जो इसके अंदर जो प्रोसेस होता है, जैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कफोर्स, कितने लोग चाहिए, और उसको रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना, प्लेसमेंट हो गया, प्रमोशन हो गया, अप्रेजल हो गया, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल हो गया, ये सारे चीज़ को हम बोलते हैं आपका स्टाफिंग बोलते हैं। रिक्रूटमेंट क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। जैसे मान लो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे जॉब वैकेंट है, तो ऐसे लोगों को ढूंढना जो कि और उनको एनकरेज करना कि आके अप्लाई कर सके, सो इसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्शन, मतलब क्या होता है, चूजिंग अमंग द पूल ऑफ, बहुत सारे, मान लो आपने 10 जॉब्स के लिए एडवर्टाइज किया था, तो 100 लोग आ गए यहाँ पे काम करने के लिए। अब 100 लोगों में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि जिनका क्वालिफिकेशन सही नहीं होगा, तो उसको हटा देना, उसको बोलते हैं सिलेक्शन अमंग द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव जॉब, जो और उनको अलग कर देना और ऐसे लोगों को सेलेक्ट करना जो कि क्वालिफाइड है, ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट, उसके बाद हम क्या करते हैं कि वो सिलेक्शन के अंदर टेस्ट लेते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है ये इंडिकेट करता है पर्सन का लर्निंग एबिलिटी को, क्या आपके अंदर वो एबिलिटी है लर्न करने के लिए, क्या या नहीं है, या डिसीजन लेने का एबिलिटी है कि नहीं है, उसको इंटेलिजेंस टेस्ट बोलते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, ये इंडिविजुअल पोटेंशियल, कितना आपके अंदर पोटेंशियल है नए नए चीज़ों सीखने का, उसको एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट जो होता है ये इमोशन के बारे में, सेंटिमेंट हो गया, फीलिंग हो गया, वैल्यूज हो गया, उसके बारे में हम जब देखते हैं, टेस्ट लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पर्सनालिटी टेस्ट। ट्रेड टेस्ट होता है वो स्किल ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। मेजर द लेवल ऑफ नॉलेज, मेजर द प्रोफिशिएंसी इन द एरिया ऑफ प्रोफेशन, जिस 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 चीज़ के लिए आपने अप्लाई किया उसमें आपको कितना नॉलेज है, अगर ये हम सेलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेड टेस्ट। और इंटरेस्ट टेस्ट मतलब आपको किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है, हॉबीज है, क्या है। ट्रेनिंग देना, अगर मान लो आपने सेलेक्ट कर लिया तो फिर उसको ट्रेनिंग देते हैं। स्किल एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं उस स्पेसिफिक जॉब के लिए, जिससे कि वो उस जॉब को बेटर वे में कर सके। नेक्स्ट है एजुकेशन जो होता है इंक्रीजिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एम्प्लॉय, ये भी एजुकेशन होता है। इससे आप
आपका जो व्यू है वो ब्रॉडर हो जाएगा, ट्रेनिंग बेटर होगा, ठीक है। डेवलपमेंट अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, जो जो लोग भी काम कर रहे हैं उनको उनका ग्रोथ हो, उनका डेवलपमेंट हो, वो नए नए चीज़ सीखे, और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, और ज़्यादा मैच्योरिटी लेवल उनके अंदर बढ़े। जॉब रोटेशन आमतौर पे हम शिफ्ट करते हैं वन डिपार्टमेंट से अदर डिपार्टमेंट में, ये एक हॉरिजॉन्टल आई मीन अरेंजमेंट है, जहाँ पे कि मान लो एक डिपार्टमेंट में ज़्यादा लोग हैं दूसरे में कम है तो हम इसमें से शिफ्ट कर देते हैं, जहाँ सरप्लस है वहाँ से जहाँ पे कमी है वहाँ पे शिफ्ट कर देना, इसको जॉब रोटेशन बोलते हैं। इससे एक इंडिविजुअल का बहुत सारे एक्सपीरियंस हो सकता है और बहुत सारी चीज़ सीख सकता है, और वो जब उसे सब चीज़ों का नॉलेज हो जाता है तो ही कैन बी प्रोमोटेड टू हायर लेवल्स, क्योंकि वो सारा चीज़ को जानता है और देख सकता है। इंटर्नशिप जो होता है क्या होता है, इंटर्नशिप मतलब जब हम देखो कोई प्रोफेशनल डिग्री हम एक्वायर करते हैं तो हमें उस एक्सपर्ट के अंडर रह के कुछ सीखना होता है। जैसे मान लो लॉयर है तो वो किसी लॉ फॉर्म में जाके कुछ दिन तक काम करेगा और वहाँ के बारे में सीखेगा, तो इसको बोलते हैं इंटर्नशिप। और कंप्यूटर मॉडलिंग ये भी एक तरीका है ट्रेनिंग देने का, कंप्यूटर पे मॉडलिंग बना के उसको जो जिसको आप सेलेक्ट किया उसको 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 बताना। वेस्टिबल जो होता है हम डमी पे करते हैं इसको, क्योंकि कभी कभी एक्चुअल आई मीन ट्रेनिंग लेना जो होता है ये खतरा हो सकता है, तो हम उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पे कि हम जैसे कि इंडिया में या फॉरेन में जब कार टेस्ट होता है और डमी टेस्ट होता है और डमी पे सिखाते हैं उसको, तो इस तरह से डमी पे सिखाना अगर कोई भी चीज़ को, उसको वेस्टिबल ट्रेनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है डायरेक्टिंग है। डायरेक्टिंग मतलब इंस्ट्रक्ट करना, मोटिवेट करना, उसके बाद सुपरवाइज करना, ये सारी चीज़ को डायरेक्टिंग बोलते हैं। सुपरविजन मतलब देखना, ऑब्जर्व करना किसी को, ओवरसी कि काम कैसे सबऑर्डिनेट कर रहा है। जब जब सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को ऑब्जर्व करता है तो उसको बोलते हैं सुपरविजन, ठीक है। मोटिव मतलब होता है कि ये इनर स्टेट है, द डायरेक्ट बिहेवियर ऑफ टुवर्ड्स गोल। सो मोटिव, ठीक है। मोटिवेटर मतलब जो किसी को मोटिवेट करता है। टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं अपने सबऑर्डिनेट को मोटिवेट करने के लिए, उसको मोटिवेटर बोलते हैं। मोटिवेशन मतलब होता है कि किसी को प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन, किसी को एनकरेज करना कि वो काम करे, डिजायर गोल की तरफ मूव करे। बेसिक साइकोलॉजिकल नीड क्या क्या होता है, एक तो सेटिस्फाई बेसिक नीड, जैसे कि यहाँ पे आपका फूड, क्लोथिंग, शेल्टर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा आपको मैथ्स तो थियोरी के अंदर आ जाएगा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म, ठीक है। एफिलिएशन मतलब जुड़ना किसी चीज़ से, ऐसा फील करना कि हमारा है। नेक्स्ट है स्टीम। स्टीम नीड क्या होता है, इंक्लूड सेल्फ रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, अटेंशन, इसको बोलते हैं सेल्फ स्टीम। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड होता है, जो कि हम सब सारे बेसिक नीड पूरा हो जाता है, या जो लोअर लेवल के नीड पूरा हो जाता है, देन वी रीच द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड एंड दैट नीड इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इंसेंटिव मतलब किसी को मोटिवेट करना, ऐसा तरीका यूज करना जिससे कि लोग जो है वो काम करें, ठीक है। सो इंसेंटिव हो गया। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल। दो तरह के इंसेंटिव होते हैं, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। अगर हम पैसा देते हैं और दे के किसी को प्रोत्साहन करते हैं काम करने के लिए, देन दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल। और नॉन फाइनेंशियल मतलब होता है कि दूसरा तरीके से भी हम किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, ज़्यादा काम दे के उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, उसको अवार्ड दे सकते हैं। इस तरह से हम नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन भी होता है। और लीडरशिप मतलब एक्टिविटी इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल। तो जब लीडरशिप क्या होता है, वो क्वालिटी किसी जिससे कि आप किसी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सको। और नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। फॉर्मल मतलब होता है जो कि ऑफिशियल चैनल होता है और इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसी के थ्रू पास होना कर पड़ता है। वर्टिकल मतलब जब हायर से लोअर आता है कम्युनिकेशन, या नीचे से ऊपर जाता है, देन वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब एक ही डिवीजन पे, मान लो फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बात कर रहा था, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। ग्रेप वाइन मतलब होता है कि गॉसिप, कोई इसका अपना फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होता है, एक दूसरे से लोग बात कर रहे होते हैं, गॉसिप कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेप वाइन। और इनफॉर्मल मतलब होता है कि विदाउट एनी फॉर्मल लाइन, ये भी एक तरह से ग्रेप वाइन को ही इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है कि आपका कंपैरिजन ऑफ स्टैंड। कंट्रोलिंग मतलब जैसे आपने मान लो प्लान किया हुआ कि हमें डेली 10 बनाना है, 10 यूनिट प्रोड्यूस करना है, तो तो आपका जो सेट स्टैंडर्ड है और एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करने को हम बोलते हैं कंट्रोलिंग बोलते हैं। ये इसके अंदर क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल होता है, यानी कि वो एरिया जो कि बहुत क्रिटिकल हो। अगर मान लो 10% लेबर चार्ज बढ़ जाता है और 20% पोस्टल चार्ज बढ़ जाता है, तो पोस्टल चार्ज बढ़ना उतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन लेबर चार्ज बढ़ जाना ये ज़्यादा कंसर्न है। तो इस तरह चीज़ को कंट्रोल करना उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मतलब क्या होता है कि अगर मान लो हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में 100 प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें से 5 प्रोडक्ट जो है अगर खराब हो जाता है तो कोई बात नहीं है 5%, लेकिन उससे ज़्यादा होता है देन इट नीड टू बी ब्रॉट टू द मैनेजमेंट। हर चीज़ को मैनेजमेंट के पास लाना नहीं है, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। बजटरी कंट्रोल मतलब मॉनेटरी कंट्रोल हो गया, ठीक है। ब्रेक इवन एनालिसिस, टेक्निक टू स्टडी द रिलेशनशिप अमंग कॉस्ट वैल्यू प्रॉफिट और रिटर्न टू ऑन इन्वेस्टमेंट, नेट इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है रेशियो एनालिसिस और फाइनेंशियल रेशियो है ये। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अकाउंटिंग कंपैरिजन बाय रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर विच आर डिफरेंट इन डिवीजन। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी होता है बेसिकली। मैनेजमेंट ऑडिट मतलब होता है कि जो भी आपका ऑडिट है, ऑडिट मतलब कि कितना पैसा लगा, क्या लगा, कितना खर्चा हुआ, कितना इनकम हुआ, ये सबको ऑडिट मैनेज करने को ऑडिट बोलते हैं। PERT, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये एक टेक्निक है। आई मीन नेक्स्ट है CPM, क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट। नेक्स्ट चैप्टर हम मूव करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है कि फाइनेंस को मैनेज करना, क्योंकि इतना पैसा होना चाहिए कि काम रुके ना, सफिशिएंट मनी होना चाहिए, सफिशिएंट फाइनेंस होना चाहिए। सो इतना ज़्यादा भी ना हो कि वेस्टेज हो, इतना कम भी ना हो कि काम ना चल सके। मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ठीक है, मनी रिक्वायर फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस एक्टिविटी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट क्या होता है कि शेयर होल्डर का प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। जैसे मान लो कि किसी पर 10 शेयर है और एक शेयर का दाम 10 रुपीज़ है, तो ये हो गया आपका 100 रुपीज़। सो अगर 10 शेयर है और इसको हम 15 रुपीज़ कर देते हैं, यानी कि हमने शेयर का वैल्यू बढ़ा दिया, तो अब उस इंडिविजुअल के पास कितना हो जाएगा, इक्वल टू आपका 150 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा 50 रुपीज़ मैक्सिमाइज हो गया। तो दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल, सॉरी, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमाइज शेयर होल्डर का वेल्थ को इंक्रीज करना। इसी इसी को और नेक्स्ट है फाइनेंशियल डिसीजन। बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेट को बोलते हैं इसमें। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब होता है कि कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे कि आपका फंड बढ़े। फाइनेंशियल डिसीजन मतलब होता है कि यहाँ पे आई मीन लोन हो गया और ओनर्स फंड हो गया, ठीक है। तो या हम कहाँ कितना लोन लें और कितना ओनर्स फंड यूज करें, इसको फाइनेंशियल डिसीजन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है डिविडेंड डिविजन, कि हम कितना, जैसे मान लो कि आपके पास 100 रुपीज़ का प्रॉफिट है, तो इसमें से हम मान लो 20 रुपीज़ टैक्स निकल जाता है, 80 रुपीज़ बचता है। अब 80 रुपीज़ में कितना पैसा जो है हम कंपनी अपने पास से रिटर्न नहीं और कितना डिविडेंड दे, इस डिसीजन को बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग प्लानिंग मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग टू इंश्योर दैट एनफ फंड, ये जो बता दिया मैंने, होना चाहिए। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब होता है कि ओनर्स फंड और बोरोड फंड में क्या रेशियो होना चाहिए, कितना हम कर्जा ले, कितना हम शेयर के थ्रू पैसा ले, उसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। शेयर के थ्रू पैसा जो होता है ओनर्स फंड बोलते हैं, और बोरोड फंड जो होता है हम कर्जा लेते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रेफर्स टू नंबर ऑफ टाइम अर्निंग बिफोर टैक्स इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ ए कंपनी कवर द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट है फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब होता है मशीनरी वगैरह, लैंड वगैरह में पैसा लगाना। वर्किंग कैपिटल जो होता है वो रॉ मटेरियल वगैरह होता है या मनी इन हैंड होता है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल मार्केट। इसके अंदर कैपिटल मार्केट होता है। कैपिटल मार्केट डील्स विद मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, कैपिटल मार्केट। और मनी मार्केट जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, विद इन 1 ईयर जो होता है उसको। कमर्शियल बिल क्या होता है, ये कमर्शियल बिल जो होता है बिल ऑफ एक्सचेंज होता है एक तरह से, जो कि वर्किंग कैपिटल के लिए यूज किया जाता है, कमर्शियल बिल, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये भी एक तरह का हम पैसा उठाते हैं, जो भी पब्लिक पैसा डिपॉजिट करता है उसका सर्टिफिकेट मिलता है उससे, और उससे इंटरेस्ट भी मिलता है। नेक्स्ट है कमर्शियल पेपर, ये एक तरह से ट्रेजरी बिल है। ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट इशू करता है, RBI इशू करता है, और इसको जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं। दूसरी बात है कि कमर्शियल पेपर जो होता है वो एक तरह से
प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आई मीन इशू करता है, और यहाँ भी पैसा हम डिपॉजिट करते हैं और उस पैसे को शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ किया जाता है। फाइनेंशियल मार्केट मार्केट होता है जहाँ पे कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ लिक्विडिटी या शेयर वगैरह, इसको हम हैंडल करते हैं यहाँ पे। मनी मार्केट होता है यहाँ पे आपको बताया था कि शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, 1 ईयर से अप टू 1 ईयर होता है। ट्रेजरी बिल बता दिया मैंने। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे पहली बार सिक्योरिटी जो होता है वो इशू किया जाता है पब्लिक को। ठीक है। सेकेंडरी मार्केट मतलब जो ऑलरेडी मार्केट में शेयर है उसको खरीदना बेचना सेकेंडरी मार्केट होता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, ठीक है। मनी मार्केट के अंदर आता है ट्रेजरी बिल आता है, कमर्शियल पेपर आता है, कॉल मनी आता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आता है या कमर्शियल बिल आता है। लेकिन स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, वहाँ पे हम सेकेंडरी मार्केट में डील करते हैं। यहाँ पे सेबी जो होता है 1988 में स्टैब्लिश किया गया था, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद वॉज गिवन टू स्टैच्यूटरी स्टेटस थ्रू एक्ट। एक एक्ट पास किया गया था 1992 में, उसको एक तरह से हमने पार्लियामेंट में लॉ पास करके इसको स्टैच्यूटरी स्टेटस दिया गया था। और ये आमतौर पर इन्वेस्टर को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, डेवलपमेंट रेगुलेशन करता है। नेक्स्ट है EIPO। जब भी हम कोई भी इनिशियल पब्लिक ऑफर या शेयर इशू करते हैं पहली बार, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली, तो हम उसको बोलते हैं EIPO, ठीक है। सो कंपनी प्रोपोजिंग टू इशू कैपिटल टू द पब्लिक थ्रू ऑनलाइन सिस्टम। राइट इशू मतलब होता है कि हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही जो नया शेयर है उसको अलॉट करते हैं, उसको बोलते हैं राइट इशू। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी बाय कंपनी टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या सिलेक्टेड इंडिविजुअल। मान लो कुछ लोगों को ही वो सारे शेयर इशू कर देता है, या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को, कोई कंपनी को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जब जब कोई भी कंपनी शेयर अलॉट कर देता है उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। ऑफर फॉर सेल मतलब यहाँ पे होता है कि पब्लिक को डायरेक्टली जब शेयर इशू किया जाता है सेल करने के लिए, दैट इज कॉल्ड ऑफर फॉर सेल। मार्केटिंग मैनेजमेंट नेक्स्ट है। मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या होता है? मार्केटिंग आपको पता है कि एक प्रोसेस जिसमें कि एक्सचेंज होता है, बाइंग एंड सेलिंग होता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है मैनेज एक्टिविटी ऑफ ऑल रिलेटेड टू मार्केटिंग। मार्केटिंग मिक्स सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स जो होते हैं, मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। इसमें प्राइस हो गया, इसमें प्लेस हो गया, ये सारी चीज़ आता है। प्रोडक्ट मतलब जो सामान बिक रहा है, प्रोडक्शन मतलब कोई चीज़ को प्रोड्यूस करना है, सेलिंग मतलब बेचना होता है। सोसाइटल मतलब होता है कि वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। अगर हम कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं कीपिंग इन माइंड द सोसाइटी एंड उसका वेलफेयर। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब होता है प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिक, आपको जैसे आपने सोचा वैसे बनाना, उसी के हिसाब से बनाना। देन ब्रांडिंग मतलब होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम अदर। देखो ब्रांड जो होता है, ब्रांडिंग यानी कि ऐसा उसको कि आप उस प्रोडक्ट को दूसरों से डिफरेंशिएट कर सको, दैट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। लेबलिंग मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन टू बी पुट ऑन द पैकेज, उसको लेबलिंग बोलते हैं। पैकेजिंग मतलब होता है डिजाइनिंग द पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस, ठीक है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं प्रोडक्ट को। प्रमोशन मतलब होता है स्ट्रैटेजी टू बी इंक्रीज, सेल को बढ़ाने के लिए जो स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं, प्लान डेवलप करते हैं, उसको बोलते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये लास्ट चैप्टर है। कंज्यूमर मतलब जो कि प्रोडक्ट यूज करते हैं। कंज्यूमर राइट मतलब कुछ अधिकार मिला हुआ है कंज्यूमर को, अगर वो वायलेट होता है तो वो एक्शन ले सकते हैं। राइट टू सेफ्टी मतलब होता है प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्मफुल गुड्स, जो खराब या घटिया सामान बिक रहा है उससे अगर प्रोडक्ट कंज्यूमर यूज करते हैं तो उससे नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट है राइट टू बी हर्ड। मान लो टू लिसन द, मान लो कि हमें कोई प्रॉब्लम है, कोई भी गुड्स हमने खरीदा और मुझे परेशानी है, तो मैं कंप्लेन कर सकता हूँ, और इसको बोलते हैं लिसन टू द कंप्लेन ऑफ कंज्यूमर। राइट टू चूज मतलब बहुत सारे कोई ज़बरदस्ती मुझे कोई सामान बेच नहीं सकता है, मुझे जो चाहिए वो मैं ले सकता हूँ अमंग द वेरियस प्रोडक्ट दैट अवेलेबल इन द मार्केट। राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब हमें गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, ये हमें राइट है कि जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसके ऊपर सारा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि क्या उसके अंदर है, कितना है, ये सारे चीज़, कितना प्राइस है। राइट टू सीक रिड्रेसल मतलब क्या होता है कि इसमें प्लेस टू पुट द कंप्लेन अगेंस्ट हार्म। मान लो आपने कोई भी चीज़ खरीदा जो आपके लिए हार्मफुल हो रहा है, तो आप ऐसा जगह जहाँ पे कि जाके आप कंप्लेन कर सको। राइट टू एजुकेशन मतलब होता है कि कंज्यूमर को इन्फॉर्म करो अबाउट द प्रोडक्ट एवरीथिंग। रिड्रेसल मैकेनिज्म जहाँ पे हम जाके कंप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि प्लेस ऑफ कंप्लेन जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो सकता है, स्टेट कमीशन होता है, नेशनल कमीशन हो सकता है। रेमेडी मतलब रिलीफ जो जो कंज्यूमर को मिलता है अगर वो एक्सप्लॉइट हो रहा है तो। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कंज्यूमर का क्या जिम्मेदारी है। तो इस तरह से हमने देखा कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इन पॉइंट के थ्रू हम पूरा बुक को रिवाइज कर सकते हैं
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।